Hello students, here our next lecture of class 10th, subject biology and our topic is सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे। हमने इसमें थोड़ा सा स्टार्ट किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था। और जो हमारा चैप्टर है वो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो इसमें प्लांट पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया था, कैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया था मेनली। और आज हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही क्यों हमने इसकी बात करी थी। और आज हमने और फिर हमने क्या किया था, हमने बात करी थी फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, हमने फ्लावर के लिए पढ़ना है। हमने कहा कि एंजियोस्पर्म में इनको रखा गया है और एक जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। मींस कि फ्लावर की बॉडी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही प्रेजेंट हो सकते हैं एक फ्लावर की बॉडी में, और एक फ्लावर की बॉडी में सिर्फ मेल ही मेल और दूसरे फ्लावर की बॉडी में सिर्फ फीमेल ही फीमेल प्रेजेंट हो सकता है, या कोई भी एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो सकता है। तो जिस फ्लावर की बॉडी में दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हैं उसको हम बाइसेक्सुअल प्लांट कह देंगे या बाइसेक्सुअल फ्लावर कह देंगे। और जिसकी बॉडी में सिर्फ एक सेक्स प्रेजेंट है या एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, उसे हम क्या कह देंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, तो इसी बेसिस पे हमने पढ़ा था फ्लावर के बारे में। हमने कहा कि सबसे पहले एक बेस पार्ट होता है, रेस्पेक्टल होता है, जो कि बेस का काम करता है, पूरे के पूरे फ्लावर को होल्ड करने का काम इसका रहता है। उससे ऊपर आता है सेपल, और सेपल नॉर्मली ग्रीनिश कलर के होते हैं। इनका काम होता है पेटल को या फ्लावर को सपोर्ट करने का। तो ये नॉर्मली ग्रीन कलर का हमें देखने को मिलता है, लेकिन किसी किसी फ्लावर में आपको फ्लावर के ही जैसे कलर का ये देखने को मिलेगा। और सेपल, जब बहुत सारे सेपल या 2 3 4 जितने भी सेपल एक फ्लावर में प्रेजेंट हैं, उन सेपल्स को कलेक्टिवली हम कैलिक्स के नाम से जानते हैं। ओके, और ये नॉर्मली 3 4 होंगे। और मेनली जो इनका काम होता है वो क्या होता है, जो नया फ्लावरिंग प्लांट है ना, जो बर्ड बन रहा है, उसके सपोर्ट का इसका काम होता है। और आफ्टर डेवलपमेंट भी, फ्लावर जब मैच्योर हो जाता है उसके बाद भी इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है उसे प्रोटेक्शन की, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमने कहा था कि चलिए पैटल की तरफ बढ़ते हैं। पैटल होती है जो पंखुड़ियाँ, किसी भी फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसे हम पैटल कहते हैं। और बहुत सारे पैटल आपस में जब मिलते हैं तो उन्हें कोरोला कह दिया जाता है। साथ ही साथ हमने पढ़ा कि फ्लावर के सेंटर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, जो कि 3 पार्ट्स को कंसिस्ट करता है। फर्स्ट पार्ट इज स्टिग्मा, सेकंड पार्ट इज स्ट्राइल एंड थर्ड पार्ट इज ओवरी। एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कलेक्टिवली नोन एज कार्पेल और पिस्टल। ठीक है, तो इन सारे फंक्शन, इन सारे पार्ट्स को कैरी करते हुए उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, फ्लावर के उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को या पिस्टल कह देंगे या कार्पेल कह देंगे। दूसरा जो पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिस्ट करता है 2 पार्ट को, एक तो एंथर और दूसरा फिलामेंट। अब एंथर क्या करता है, एंथर के पास होते हैं पॉलन ग्रेन्स, और यही पॉलन ग्रेन्स आप जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इस फीमेल के स्टिग्मा से जाके चिपक जाते हैं। और स्टिग्मा एक स्टिकी पार्ट होता है, एक चिपचिपा पार्ट होता है। जैसे ही पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे पहुंचते हैं, पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। और ओवरी में प्रेजेंट जो एग होता है, जो कि फीमेल सेल है, फीमेल सेक्स सेल है, वहाँ पे जाता है और उसे फर्टिलाइज करके एक नए सेल का फॉर्मेशन करता है। और ये जो नया सेल है उसे हम क्या बोल देते हैं, जायगोट बोल देते हैं। तो हमने कल 1 बाय 1 रेस्पेक्टल के बारे में पढ़ा, हमने सेपल के बारे में पढ़ा, हमने पेटल के बारे में पढ़ा, स्टेमेन, एंथर, फिलामेंट, हमने सभी की स्टडी कर ली थी। कार्पेल में भी हमने स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी की बात कर ली थी। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, पॉलिनेशन, चलिए हम जानते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। तो देखिए, पॉलिनेशन है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम pollen grains from the anther of a stamen to the stigma of
स्टिग्मा ऑफ कार्पेल और पिस्टल भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब जो ये पॉलिनेशन होता है ये होता है हमारा 2 टाइप का, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। ये होता है 2 टाइप का, पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन एंड दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ओके चलिए अब इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther of a stamen to the stigma of a carpel is called pollination। मीन्स ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से इस एंथर से जो pollen grains बनेंगे ये pollen grains यहाँ स्टिग्मा में आ जाएंगे। अब यहाँ आने का तरीका क्या क्या हो सकता है, ठीक है, वो तरीका क्या होगा, या pollen grains एंथर से यहाँ आने में कितना किस तरीके से किसी की हेल्प लेते हैं, क्या कैसे ये पॉलन ग्रेन्स आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पॉलन ग्रेन्स के पास ऐसा कुछ स्पेशल फंक्शन तो होता नहीं है कि वो चल के पहुंच जाए, है ना। फ्लावर के पास ऐसा कुछ तो होता है नहीं, तो फिर वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे, कैसे वो पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते होंगे, वो हमने पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है ना, जैसे ही अगर मैं सबसे पहले आपको एक कंडीशन में देना चाहूंगी कि ये एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, इसका एक फ्लावर यहाँ है, एक फ्लावर यहाँ पे लगा हुआ है, एक फ्लावर यहाँ है, एक फ्लावर यहाँ है, ठीक है। इनको आप फ्लावर्स मान लीजिए, चलिए ऐसे इनको हम फ्लावर्स मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इनमें क्या होगा, अगर इनमें पॉलिनेशन हो तो उस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे, या एक ही प्लांट में, और एक कंडीशन और हो सकती है, हो सकता है कि ये मेल हो, ये फीमेल हो, ये मेल हो, ये फीमेल हो, ठीक, कुछ भी हो सकता है, आप इसे इसे मेल इसे फीमेल भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा, एक प्लांट ऐसा है, ये मान लीजिए ये कोई फ्लावर है, इसी में मेल पार्ट भी है और इसी में फीमेल पार्ट भी है। ऐसे जितने भी फ्लावर इस प्लांट में हैं, जितने भी फ्लावर हैं वो सभी क्या हैं, मेल और फीमेल। मीन्स कि सीधे सीधे अगर बोलूं तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है और ये मीन्स कि इसमें भी बाइसेक्सुअल आप बोल सकते हैं, यूनिसेक्सुअल बोल सकते हैं। बस हम समझना चाह रहे हैं कि पॉलिनेशन कैसे होता है, ठीक है। जब भी पॉलन ग्रेन्स, हमें पता है कि पॉलन ग्रेन्स क्या है, जब भी पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा में जा रहे हैं तो उसे हमने पॉलिनेशन बोल दिया, ठीक है। अब बात आती है कि पॉलिनेशन तो 2 टाइप के होते हैं, तो एक है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। अब चलिए सेल्फ पॉलिनेशन इसी के बेसिस पे हम जानते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है ना, व्हेन द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर, यानी कि जब भी पॉलन ग्रेन्स किसी फ्लावर के एंथर से, ठीक है, फ्लावर के एंथर से ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा में ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अब आया समझ में कुछ, देखिए इसमें 2 कंडीशन हो सकती है। पॉलिनेशन तो वही रहेगा, ये जो पॉलिनेशन की हम बात कर रहे हैं, पॉलिनेशन का मतलब तो वही रहेगा ना कि पॉलन ग्रेन्स क्या हो रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा की तरफ वो जा रहे हैं। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, खुद से होने वाला पॉलिनेशन, किसी की जरूरत नहीं है वाला पॉलिनेशन। तो इसमें क्या होगा ना, इसमें 2 कंडीशन है, या तो हो सकता है कि एक ही प्लांट में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा होगा, है ना, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, ये भी तो सेल्फ पॉलिनेशन है ना। या एक ही फ्लावर में मेल भी है और एक ही फ्लावर में फीमेल भी है, तो इसमें ही होने वाला। मीन्स व्हेन पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ओके, सेम फ्लावर और
अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, भले ही वो इसी फ्लावर में कर रहा हो पॉलिनेशन या इस फ्लावर से, ऐसा भी तो हो सकता है। अब देखिए ऐसा नहीं कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसके पॉलन ग्रेन्स हमेशा इसी के स्टिग्मा में जाएंगे, जरूरी नहीं है। इसके पॉलन ग्रेन्स इसमें भी जा सकते हैं, है ना, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स मोटाइल होते हैं और मोटाइल करने के लिए उसमें कोई भी एजेंट विंड के थ्रू ही हो जाएगा या कैसे भी हो जाए, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कि पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं, एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, फीमेल के स्टिग्मा तक जाते हैं, किसमें, या तो उसी फ्लावर में कब जाएगा, जब बाइसेक्सुअल होगा, या इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में वो चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरी बात आती है हमारी क्रॉस पॉलिनेशन की। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टेमेन या एंथर ऑफ अ फ्लावर इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। मीन कि एक प्लांट ये है, इसका फ्लावर ये है, दूसरा प्लांट ये है, कहीं दूर है, जरूरी नहीं कि वो अगल बगल ही हो, कहीं दूर भी वो हो सकता है, ठीक है। तो इसके पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे और इसकी स्टिग्मा तक जाएंगे, तो उसे हम क्या कह देंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए जो सेल्फ पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन है, हम दो टाइप के पढ़ तो रहे हैं। तो अब ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि यहाँ से कुछ मैच्योर हो जाते होंगे और मैच्योर होते ही पॉलन ग्रेन्स गिर जाते होंगे, यहाँ पहुँच जाते होंगे, या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाना भी विंड की हेल्प से ये हो जाता होगा। लेकिन जब क्रॉस पॉलिनेशन की हम बात करते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या, जैसे हो सकता है कि एक फ्लावर अगर यहाँ है तो एक फ्लावर 1 किलोमीटर दूर हो, वहाँ इस फ्लावर से इसके पॉलन ग्रेन्स वहाँ जाके इसके स्टिग्मा से स्टिक कर रहे हो, तो कैसे हो सकता है। तो ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो क्रॉस पॉलिनेशन या पॉलिनेशन हो सकता है इंसेक्ट्स के थ्रू और विंड के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, तो बहुत ज़्यादा एजेंट यहाँ पे को हो सकते हैं जो कि पॉलिनेशन को कैरी करते हैं। तो इंसेक्ट्स और क्रॉस पॉलिनेशन अगर हो रहा है ना, तो अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन में भी अगर इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो इंसेक्ट्स के थ्रू उन्हीं फ्लावर में पॉलिनेशन होता है जो कि अट्रैक्टिव होते हैं और ब्राइट कलर के होते हैं और अच्छी स्मेल वाले वो होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होगा, जब भी नेक्टर लेने के लिए कोई भी इंसेक्ट अगर नेक्टर लेने के लिए इस फ्लावर में आया और उस टाइम पे फ्लावर मैच्योर हो चुका है और उसके पॉलन ग्रेन्स उस इंसेक्ट्स के बॉडी पार्ट्स में कहीं पे लग गए, ठीक है, उस इंसेक्ट्स के बॉडी पार्ट में कहीं पर लग गए और वो इंसेक्ट फिर उड़ते 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 दूसरे जगह पहुंच गया या जाते जाते दूसरे फ्लावर में पहुंच गया और उसके पैर में लगे हुए जो पॉलन ग्रेन्स हैं, उसकी बॉडी में लगे हुए पॉलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा में चले गए, वहां पे नेक्टर लेने के लिए गया दूसरे में, तो उसकी बॉडी में चिपक जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पॉलन ग्रेन्स उसे मिल जाएंगे, स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स मिल जाएंगे। और ऐसे ही अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो पॉलन ग्रेन उड़ते उड़ते स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे, है ना। और ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स में भी होता है। तो जैसे ही एक्वेटिक वाटर बॉडी में जैसे जाएंगे तो पानी की हेल्प से चले जाएगा। तो पॉलिनेशन होता है, नॉर्मली पॉलिनेशन होगा पॉलन ग्रेन्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना और वो एक जगह एंथर से कहाँ स्टिग्मा तक जाना, स्टिग्मा में जाके वो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। तो सीधे सीधे एंथर से सेम फ्लावर के सेम प्लांट के सेम फ्लावर में जो जब जाएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन। जब अलग अलग फ्लावर में अलग अलग प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोल देते हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट टर्म आता है जो कि हमें पहले ही यहाँ पे बुक में हमें बता दिया गया था, फर्टिलाइजेशन के बारे में हमें कहा गया। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि द ओवरी कंटेन ओव्यूल एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय पॉलन ग्रेन्स फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। तो मेल गैमेट के पास जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं किसके साथ, फीमेल सेल के साथ, एग सेल के साथ। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, द फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल ऑफ फर्टिलाइजेशन गिव अस द जाइगोट विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। तो ये एक नया जाइगोट दे देता है, एक नया सेल दे देता है जो कि ग्रो करता है और एक नए प्लांट में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है दस द पॉलन नीड्स टू बी ट्रांसफर फ्रॉम द, अब जरूरत क्या पड़ेगी फिर पॉलन को जाने की, वहां स्टिग्मा तक तो उन्होंने पहुंचा दिया, लेकिन स्टिग्मा से नीचे भी तो पहुंचाने की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि ओवरी तो इधर है, स्टिग्मा यहाँ है, स्टिग्मा ये वाला पार्ट, ओवरी ये वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक वो कैसे पहुंचेगा, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस हम पढ़ते हैं और पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्टिलाइजेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में।
तो देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जैसे पॉलिनेशन फॉलो करता है आप फर्टिलाइजेशन को, जैसे ही पॉलिनेशन हो जाएगा उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो होगा किसका, वो कौन सा स्टेप होगा, वो होगा कौन सा स्टेप, फर्टिलाइजेशन का। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब भी मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होके एक नए सेल का फॉर्मेशन करते हैं और वो नया सेल कन्वर्ट हो जाता है या बनता है एक नए फॉर्म में जिसे हम जायगोट बोल देते हैं, तो इसे हम क्या कह देते हैं, फर्टिलाइजेशन। यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ न्यू haploid cell which is known as zygote is called fertilization। जब भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, मेल हैप्लॉइड होगा, फीमेल भी हैप्लॉइड होगा और ये क्या बना देगा, डिप्लॉइड सेल बना देता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन। डिप्लॉइड मीन्स टू होता है ना, डिप्लॉइड मीन्स डाई मीन्स 2 होता है, तो मेल के कैरेक्टर भी, मेल के क्रोमोसोम्स भी आएंगे, फीमेल के भी आ जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे, n+n 2n हो गया ना, तो यहाँ पे 2n हो गया। तो नए सेल का फॉर्मेशन होता है और उस नए सेल को हम बोल देते हैं जायगोट। तो अब देखो जैसे होता क्या है, जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में गिर जाते हैं ना, तो पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा में गिरना एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ उसे आगे बढ़ाता है, फर्टिलाइजेशन की तरफ। अब फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, जब भी पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा में गिरेंगे, जैसे कि अगर मैं आपको, चलिए मैं आपको डायग्राम बना के यहाँ पे दिखाती हूँ। ठीक है, ये है क्या, कार्पेल, जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक रफ डायग्राम मैं आपके सामने बना रही हूँ। तो ये पार्ट क्या होता है, स्टिग्मा, और ये है हमारा यहाँ कहीं पे ओव्यूल। ठीक है, ये है ओव्यूल और ये जो है ये है एग और ये है ओवरी और यहाँ पे है स्टाइल। ठीक है, ये पार्ट है। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए है, पॉलन ग्रेन्स। हमने कहा कि यहाँ से पॉलन ग्रेन्स, दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स आए। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स को मैं कुछ इस तरीके से दिखा सकती हूँ, ये पॉलन ग्रेन्स आए, अब ये स्टिग्मा में आके चिपक गए। ठीक है, जैसे ही ये तो हुआ हमारा क्या, पॉलिनेशन का स्टेप। अब और ये जो ये वाला पॉइंट वाला पार्ट दिख रहा है इसे न्यूक्लियस बोल देंगे सेल का। ठीक है, तो अब ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये पॉलन ग्रेन्स आते हैं और स्टिग्मा में चिपक जाते हैं। धीरे धीरे होता क्या है, जब भी पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा में गिरा, कार्पेल में गिर रहा है, स्टिग्मा कार्पेल के स्टिग्मा में गिर रहा है, ये कार्पेल का डायग्राम है या पिस्टल इसे हम कहते हैं। जैसे ही स्टिग्मा में गिरा, ये क्या हो जाता है, पहले तो पूरा ब्रस्ट हो जाता है और धीरे धीरे अब ये पॉलन ग्रेन्स गिरेंगे और ये पूरा फट जाता है। ठीक है, ब्रस्ट हो जाता है और धीरे धीरे ये क्या करने लगता है, कुछ इस तरीके की ट्यूब का फॉर्मेशन ये करने लगता है। ठीक है, अब जैसे जैसे ये ब्रस्ट होंगे, जैसे जैसे इसे न्यूट्रिशन मिलते रहेगा, जैसे जैसे ये नीचे को बढ़ते रहेगा, न्यूट्रिशन मिलता रहेगा इसे यहाँ से, तो यहाँ से ये ट्यूब का फॉर्मेशन होते ही रहता है। ये ट्यूब लगातार बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। ठीक है, लगातार ये ट्यूब बढ़ती है और नीचे की तरफ जाने लगती है। तो यहाँ ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, मीन्स कि ये ऐसे नीचे को आते रहेगा और एक ट्यूब का फॉर्मेशन यहाँ पे होते रहता है और उस ट्यूब को हम कहते हैं क्या, पॉलन ट्यूब। ठीक है, और ये कहाँ की तरफ जाने की कोशिश करता है, ओवरी की तरफ जाने की ये कोशिश करता है। ठीक है, मीन्स कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो नेक्स्ट इवेंट होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन का। और जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो जैसे ही पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा में जाते हैं, स्टिग्मा में जाते ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने लगता है। ये स्टाइल से होते होते ओवरी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे ये ओवरी तक भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जो एक मेल गैमेट है वो नीचे पॉलन ट्यूब के साथ जा रहा होता है, यहाँ पे मेल गैमेट आएगा। ठीक है, इस पॉलन ट्यूब से मेल गैमेट आता है।
ठीक है, इसमें आ रहा होता है, इसमें ट्रेवल करेगा, एक मेल गैमेट इसमें से ट्रेवल करेंगे। अब मेल गैमेट मूव डाउन द पॉलन ट्यूब से नीचे आएगा और जो पॉलन ट्यूब है वो क्या करती है, वो ओवरी में एंटर कर देती है। जैसे ये आया, यहाँ से ये ओवरी में एंटर, ये यहाँ से भी आप दिखा सकते हैं, यहाँ से इसकी ओवरी में ये एंटर करता है। अब जैसे ही पॉलन ट्यूब एंटर करेगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, जो पॉलन ग्रेन्स मीन्स जो मेल पार्ट जो आ रहा है वो भी तो एंटर करेगा ना। सीधे सीधे अगर बात करें तो यहाँ पे है सारा खेल पॉलन ट्यूब बनने का। जैसे ही स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन्स गिरे, उन पॉलन्स की एक लंबी सी ट्यूब बन जाती है, पहले फटेगा और बहुत लंबी सी ट्यूब बन जाती है, और ये ट्यूब कहाँ पहुंच जाती है, ओव्यूल के पास, ठीक है, ओवरी में, और यहाँ से ये मिल जाती है किसमें। अब देखो होता क्या है, ओवरी में पहुंची और जो टिप होता है पॉलन ट्यूब का, जो ये वाला टिप वाला जो पार्ट है, ये क्या हो जाता है, ब्रस्ट ओपन हो जाता है और मेल गैमेट इस पॉलन ट्यूब में से बाहर निकलता है। ठीक है, क्योंकि ये ट्यूब तो कुछ इस तरीके की है ना, इस तरीके की, और इसमें मेल गैमेट आ रहा है, ट्रेवल कर रहा है, और जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचेगा वैसे ही ये क्या हो जाएगा, ये ट्यूब फट जाएगी, खुल जाएगी और यहाँ से मेल गैमेट निकल जाएगा। ठीक है, मेल गैमेट निकलेगा और उसके बाद ओवरी में जो मेल गैमेट है वो जो भी मेल गैमेट होगा पॉलन का, वो कंबाइंड होता है किससे, इसके न्यूक्लियस के पास, जहां पे कि उसके पास एग प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस, फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस से पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ट्यूब से निकला हुआ मेल गैमेट फीमेल की जो बॉडी में जो ओवरी में जो एग है, जो एग सेल है या उसका जो न्यूक्लियस है, उससे जाके क्या हो जाता है, यूनाइट हो जाता है या कंबाइंड हो जाता है। और जब भी कंबाइंड हो जाएगा तो स्पर्म मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही कंबाइंड हो जाएंगे, तो धीरे धीरे वो एक नए सेल का फॉर्मेशन करने लगते हैं और उस नए सेल को हम क्या बोल देते हैं, जायगोट, जो कि कैपेबल है आगे जाके एक नया प्लांट बनाने के लिए। ठीक है, इसी से फिर क्या होगा, नया प्लांट बनेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि कैसे फर्टिलाइजेशन इनमें होता है। तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो जब भी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में गिरता है, कार्पल के स्टिग्मा में गिरता है, तो ये फट जाता है पहले और ओपन होता है, धीरे धीरे एक ट्यूब का फॉर्मेशन करता है और ये ट्यूब नीचे की तरफ, ये क्या है, ये पूरा फीमेल पार्ट है। ठीक है, पूरी फीमेल की बॉडी के अंदर आ रहा है और ये पॉलन ग्रेन कहीं किसी मेल से आया हुआ है। ठीक है, मेल से आया हुआ है ये पॉलन ग्रेन, और इस पॉलन ग्रेन ने जब ये टूटा तो इसने एक ट्यूब का फॉर्मेशन कर दिया। अब धीरे धीरे ये ओवरी की तरफ जाता है, फीमेल गैमेट की तरफ जाता है, और जो मेल गैमेट है इससे निकलता है, ये ब्रस्ट आउट होता है जैसे ही यहाँ पहुंचेगा, और इसमें से क्या होता है, एक मेल गैमेट बाहर आता है और ओवरी में प्रेजेंट जो एग सेल है उसके न्यूक्लियस से जाके कंबाइंड हो जाता है और एक नए सेल का फॉर्मेशन कर देता है, और इसे ही क्या कहा जाता है, जो नया सेल होगा वो फर्टिलाइज एग होता है, एंड दिस फर्टिलाइज एग इज नोन एज जायगोट। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन। अब बात आती है कि फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे पपाया की हमने बात करी, या किसी की भी हम बात करते हैं, ऑरेंज, मैंगो, किसी की भी आप बात करो, फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता होगा, सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है वो जानते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्रूट्स और सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब देखो, जो फर्टिलाइज एग है, यानी कि जायगोट से हम बोल देंगे, अब क्या करता है, ये लगातार डिवाइड होते ही रहता है। ठीक है, इसमें लगातार डिवीजन होता है, ये लगातार डिवाइड होते ही रहता है। डिवाइड होगा मीन्स अपने नंबर को ये इंक्रीज करते ही रहता है। ठीक है, और जैसे जैसे ये डिवाइड होता है अब वैसे वैसे इसमें ग्रोथ भी हो रही होगी, फिर है ना, ग्रोथ तो होगी। तो डिवाइड सेवरल टाइम टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है किसके साथ, ओव्यूल के साथ। ठीक है, एम्ब्रियो का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो ओव्यूल है, ओव्यूल हमने यहाँ पे देखा था ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओव्यूल होता है। तो ये ओव्यूल क्या करता है ना, जो ये ओव्यूल है एक टफ कोट अपने चारों ओर, एक टफ कोट का फॉर्मेशन कर देता है, मतलब हार्ड कवरिंग अपने चारों ओर ये ले आता है। और कैसे लाता है, डिवीजन की वजह से। ठीक है, और धीरे धीरे किसमें हो जाता है, जो ये ओव्यूल है
ओव्यूल किस में कन्वर्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। किसी भी प्लांट का जब आप सीड देखते हो, किसी भी फ्रूट का, किसी भी फ्रूट का जब आप सीड देखते हो, तो इसका मतलब वो क्या है, उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ओव्यूल वाला पोर्शन है, जो कि लगातार माइटोसिस डिवीजन होने की वजह से अपने बाहर एक टफ कोट का फॉर्मेशन कर देता है और धीरे धीरे चेंज किसमें हो जाता है, एक सीड में चेंज हो जाता है। अब जो एग इस ओव्यूल से फर्टिलाइज हुआ, पॉलन ग्रेन्स ने इसको फर्टिलाइज किया, तो वही तो आगे जाके सीड बनाना। उसके बाद बात आती है, सीड तो बन गया किससे, सिंपल सा टर्म है। अगर आप ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, फिलअप्स में भी आ सकता है कि ओव्यूल से कौन सा पार्ट है जो कि सीड बन में कन्वर्ट होता है, तो कौन सा पार्ट है, ओव्यूल। ओव्यूल वाला प्लांट का ओव्यूल जो पार्ट होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ओवरी होती है, ओवरी जो फ्लावर की है, वो धीरे धीरे फिर डेवलप होने लगती है, ठीक है। ये ओवरी वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये ओवरी वाला जो पार्ट है, ये ओवरी क्या होती है, धीरे धीरे डेवलप होती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट। एक्चुअल में जो फ्रूट हम खा रहे होते हैं वो फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है, या वो उस प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, ओवरी वाला पार्ट। फ्रूट जो है वो ओवरी बना देगा, ओवरी जो है फ्रूट बना देगा, और ओव्यूल जो है वो सीड बना देता है ना। तो बाकी के जो पार्ट्स हैं, जैसे पेटल है, सेपल है, स्टेमन है, स्टिग्मा है, ये क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि थोड़े टाइम बाद ये गिर जाते हैं। किसी भी प्लांट में अगर फ्रूट आने स्टार्ट हो गए, तो ये धीरे धीरे ये पार्ट्स क्या होते हैं, सूख जाते हैं और गिर जाते हैं, और जो फ्रूट है वो प्रोटेक्ट करता है अब शीट को। और जो फ्रूट होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जूसी होते हैं, जैसे कि मैंगो हो गया। तो इनमें क्या, जैसे मैंगो और कुछ अदर फ्रूट्स आपने देखे होंगे जिनमें कि जूसी पार्ट हमें देखने को मिलता है, और कुछ हार्ड ड्राई भी होते हैं, जैसे कि वॉलनट हार्ड होता है बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। मेन जो हमने पढ़ना था वो ये कि कैसे फॉर्मेशन होता है फ्रूट और सीड का, लगातार डिवीजन होते हैं, और उस डिवीजन का रिजल्ट ये होता है कि जो ओव्यूल है वो सीड बना देता है, और जो ओवरी है वो फ्रूट का फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि सीड्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। क्या ऐसा भी होता है कि सीड्स के पार्ट होते हैं, तो चलिए जानते हैं। अब देखो, सीड क्या होता है ना, एक रिप्रोडक्टिव यूनिट कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम बीज लगाएंगे तभी वो प्लांट ग्रो करता है ना, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ ना। तो हम पार्ट्स ऑफ सीड की इसमें बात करते हैं, ठीक है। तो सीड क्या होता है, सीड इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट। Seed is a reproductive unit of a प्लांट। रिप्रोडक्टिव यूनिट है। रिप्रोडक्टिव यूनिट क्यों कहा, क्योंकि रिप्रोड्यूस कर रहा है वो उस प्लांट को, ठीक है। बीज लगाएंगे तो नए पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो सीड होता है उसके अंदर क्या होता है, बेबी प्लांट होता है, मतलब कि उसी सीड के अंदर से तो नया प्लांट निकल के आएगा ना, उसके अंदर छोटा सा प्लांट होता है, और यहाँ पे इसी सीड के अंदर उस नए जर्मिनेट होने वाले प्लांट के लिए क्या होता है, न्यूट्रिएंट होता है या फूड मटीरियल होता है। तो जो पार्ट होता है, जो नए प्लांट का, जो बेबी प्लांट का जो पार्ट होगा सीड में, जो कि डेवलप होता है किसमें, पहले शूट्स, रूट्स, लीव्स, इनमें कन्वर्ट होता है ना। तो इनमें जब ये कन्वर्ट होता है तो उन पार्ट्स को क्या कहा जाता है, ठीक है। वो पार्ट्स किस नाम से जाने जाते हैं, हमने ये जानना है, ठीक है। तो जो पार्ट बेबी प्लांट का या जो उस नए प्लांट का वो पार्ट जो कि शूट और लीव्स में कन्वर्ट होता है, उसे हम प्लूम्यूल कह देते हैं, PLUMULE। शूट विथ लीव्स। और वो पार्ट जो कि रूट का फॉर्मेशन करता है उसे क्या कह देते हैं, रेडिकल, ठीक है। यानी कि रेडिकल वाला जो रूट वाला पार्ट बनेगा उसे हम रेडिकल हम कह देंगे, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा। और वो पार्ट, और द पार्ट ऑफ सीड विच कंटेन स्टोर्ड फूड फॉर द बेबी प्लांट। सीड का हमने पढ़ा कि इस सीड के अंदर जो नया पार्ट बनेगा, नया प्लांट जो बनेगा, उसके अंदर क्या होगा, फूड होगा। तो वो फूड मटेरियल को हम उस जहां पर वो पार्ट जहां पे फूड मटेरियल प्रेजेंट रहता है उसे हम क्या कह देते हैं, कॉटिलिडन। आपने 9th क्लास में पढ़ा था ना कॉटिलिडन के बारे में, तो उस पार्ट को हम क्या कह देते हैं, कॉटिलिडन,
कौन सा पार्ट? जो कि फूड को स्टोर करता है, ठीक है। फूड स्टोरेज जिसका काम होता है, जो फूड को स्टोर करता है, उस पार्ट को हम कॉटिलिडन कहते हैं। जैसे कि कॉर्न है, पीज है, बीन्स है, ग्राम है, तो इन सब के अंदर, किसी भी सीड के अंदर, अब देखिए एक चीज़ और आती है, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी प्लांट का या कि कोई सीड हम जमीन में लगाते हैं या डालते हैं तो वो नहीं ग्रो करता है, उसमें से प्लांट नहीं निकलता है ना, बहुत बार ऐसा होता है। या हम देखते हैं कि हम तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे खाते हैं और ऐसे फेंक देते हैं, फिर हर जगह प्लांट ही प्लांट होने चाहिए थे, हर जगह पेड़ ही पेड़, हर जगह फ्रूट्स ही फ्रूट्स होने चाहिए थे ना, लेकिन हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि होता क्या है ना, कभी कभी जो सीड है वो आ जाता है अपनी डोरमेंट स्टेट में। डोरमेंट स्टेट यानी कि डोरमेंट स्टेट को हम कह सकते हैं इनएक्टिव स्टेट, ठीक है। और वो इनएक्टिव स्टेट में क्यों आता है? क्योंकि उसे सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं मिल रही होती हैं, ठीक है। सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस में क्या होता है? वाटर हो सकता है या रेन वाटर हो सकता है, उसके न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, प्रॉपर एनवायरमेंट, प्रॉपर जगह, प्रॉपर सॉइल उसे नहीं मिल रहा है। जैसे ही उसको प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन मिल रही है, सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस मिल रही हैं, उसकी डोरमेंसी खत्म हो जाती है और वो एक्टिव स्टेट में आ जाता है और नए प्लांट का फॉर्मेशन उससे होने लगता है, ठीक है। तो सीड के लिए हमने पढ़ा कि सीड जो है वो आगे जाके ओव्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, या सॉरी, ओव्यूल जो है आगे जाके सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओवरी है वो आगे जाके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और सीड के अलग अलग पार्ट हमने पढ़े, रेडिकल, प्लूमिले हमने कहा, कॉटिलिडन हमने कहा। कॉटिलिडन वो पार्ट जहाँ पे नए प्लांट के लिए फूड का स्टोरेज रहता है। शूट जो कि लीव्स के साथ होते हैं उन्हें प्लूमिले हमने कहा। और रूट वाला पार्ट जैसे कि हमने रेडिकल बोल दिया। और साथ ही साथ हमने पढ़ा कि सीड कभी कभी अपनी डोरमेंट स्टेट में आ जाता है, यानी कि इनएक्टिव स्टेट में आ जाता है। और क्यों आता है? क्योंकि उसको सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं मिलती हैं तो वो ग्रो नहीं कर पाता है। और जैसे ही सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस लाइक रेन वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रॉपर सॉइल उसे मिल जाता है तो वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पे आपकी बुक में क्या दिया है? आपकी बुक में भी यही दिया है कि द पॉलन नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेमेन टू द स्टिग्मा। जरूरत है उसे कि स्टेमेन से वो स्टिग्मा में जाए। और इफ दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन अगर इन द सेम फ्लावर, इट इज रेफर टू एज सेल्फ पॉलिनेशन। ऑन द अदर हैंड, इफ द pollen is transferred from one flower to another, it is known as the cross pollination. The transfer of pollen from one flower to another is achieved by agents like wind, water and animals. After a pollen land on a suitable stigma, it has to reach the female germ cell which are in the ovary. तो जब जैसे ही यहाँ पहुंच जाएगा तो इसको जरूरत है कि अब ये ओवरी तक पहुंचे। For this a tube grow out the pollen grains. इस pollen grain से एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है and travel through the style to reach the ovary. स्टाइल से होते हुए ये नीचे की तरफ जाता है ताकि ये ओवरी तक पहुंच जाए। अब जैसे ही ओवरी तक पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट डिवाइड सेवरल टाइम टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद द ओव्यूल। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जायगोट बना वो जायगोट क्या होता है? धीरे धीरे डिवाइड होते रहता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है ओव्यूल के साथ। और जो ओव्यूल है एक टफ कोट का फॉर्मेशन करता है और बाद में जाके आगे जाके सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ओवरी है वो ग्रो करती है रैपिडली, अपना साइज बढ़ाती है और उसके बाद पक जाती है और मतलब मैच्योर हो जाती है, यहाँ पे इसके लैंग्वेज में बोले तो, और एक फ्रूट का फॉर्मेशन ये करती है। मीनवाइल द पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा मे श्राइव एंड फॉल ऑफ। ये सूख जाते हैं, ड्राइड हो जाते हैं और फॉल गिर जाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व एनी फ्लावर पार्ट स्टिल परसिस्टिंग इन द फ्रूट? क्या आपने कभी गौर किया है कि फ्रूट के साथ बाकी पार्ट्स भी होते हैं? ट्राई एंड वर्क आउट एन एडवांटेज ऑफ सीड फॉर्मेशन ऑफ द प्लांट। सीड फॉर्मेशन का क्या एडवांटेज है? द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो which develop into a seedlings under appropriate condition. This process is known as germination. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? जर्मिनेशन। जब उस सीड से नया प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा प्लांट्स का पार्ट था। अब आगे हमने पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ना है। तो जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं या ह्यूमन में रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे बात क्या किया जाता है? इसमें भी सेम कंडीशन होगी। यहाँ पे दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की हम बात करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की भी और
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की भी, या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम यहाँ पे बात करेंगे। और जैसे हमने प्लांट्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, या हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इंपॉर्टेंट्स पढ़े थे वैसे पढ़े थे, वहीं यहाँ हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को ही अलग अलग तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो इससे पहले कि हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानें या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टार्ट करें स्टडी करना, तो सबसे पहले देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब फंक्शनल हो जाता है, फंक्शनल होना मीन्स कि जब वो एक्टिव हो जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जब फर्टिलाइजेशन के लिए वो जब रेडी हो जाता है, तो कब आखिर फर्टिलाइजेशन के लिए ह्यूमन बॉडी रेडी होती है, कब स्पर्म और एग फ्यूज होने के लिए रेडी हो जाते हैं, कब स्पर्म बनता है, कब एग बनता है, मेल बॉडी में कब स्पर्म बनता है, फीमेल बॉडी में कब एग बनता है, ये पढ़ना हमने जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा तो हमें आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एक टर्म है जो कि 19 से 14 ईयर के बीच में माना जाता है, जहाँ पे ये माना जाता है कि जो मेल और फीमेल हैं उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अब फंक्शनल हो गए हैं, ठीक है। तो प्यूबर्टी आपने अपनी लास्ट क्लासेस से भी प्यूबर्टी के बारे में आपने सुना है, प्यूबर्टी के बारे में आपने पढ़ा है। तो अब यहाँ पे को प्यूबर्टी वो एज जहाँ पे सेक्स हार्मोन्स स्टार्ट हो जाते हैं प्रोड्यूस होने बॉडी में, बॉय के भी और गर्ल के भी, ठीक है। यानी कि मेल की बॉडी के भी और फीमेल की बॉडी में भी प्रेजेंट जो मेल हार्मोन है और जो फीमेल हार्मोन है वो अब प्रोड्यूस होने, वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ धीरे धीरे वो रिलीज होना भी अब स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो और साथ ही साथ इसका मतलब ये है कि अगर मेल और फीमेल की बॉडी में ये जो हॉर्मोन्स हैं ये हार्मोन प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो गए, तो इट मीन्स कि द बॉय एंड द गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर और एबल टू रिप्रोड्यूस। अब वो एबल हैं कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और नए एक यंग वन का फॉर्मेशन वो कर सकते हैं, और इसी को हम कहते हैं प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी किसको कहा हमने, रिप्रोडक्टिव एज, वो रिप्रोडक्टिव एज जहाँ पे मेल और फीमेल की बॉडी में क्या हो जाता है, हार्मोन्स रिलीज होने, स्पेशल हार्मोन जिन्हें कि हम सेक्स हार्मोन कहते हैं, वो रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस समय ये माना जाता है कि वो मेल और वो फीमेल क्या है, अब रिप्रोडक्टिवली या एबल है रिप्रोडक्शन करने के लिए या मैच्योर हो चुका है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, प्यूबर्टी, ठीक है। अब प्यूबर्टी कौन से ईयर से आते हैं, 9 से 14, 8 से 14 भी आप बोल सकते हैं, 15 भी आप कह सकते हैं। तो अब देखो होता क्या है, अब ये प्यूबर्टी होती कैसे क्या है और कैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हम तो लास्ट क्लासेस में भी हम पढ़ के आ चुके हैं कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, जैसे प्यूटिटरी ग्लैंड उन्हें सीक्रेट करती है या प्यूटिटरी ग्लैंड उन्हें इंस्ट्रक्ट करती है, हाइपोथैलेमस इंस्ट्रक्ट करता है, तो बाकी हार्मोन्स भी काम कर रहे होते हैं उनके साथ साथ ही। जैसे प्यूबर्टी में हम पहुंचते हैं, प्यूबर्टी तक हम पहुंचते हैं, वैसे ही कुछ स्पेशल टाइप के हार्मोन्स रिलीज होने स्टार्ट होते हैं जो हमें रिप्रोडक्शन के लिए या रिप्रोड्यूस या अपने जैसे यंग वन को रिप्रोड्यूस करने के लिए एबल बनाते हैं, ठीक है। तो अब बोल रहा है अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही मेल की बॉडी में चेंजेस आते हैं, फीमेल की बॉडी में चेंजेस आते हैं, या मेल ही कैपेबल हो पाता है, फीमेल ही कैपेबल होती है, ऐसा नहीं। दोनों की ही बॉडी क्या होती है, यहाँ पे कैपेबल होती है, दोनों की ही बॉडी में चेंजेस आते हैं इस रिप्रोडक्टिव फेज में। अब ये चेंजेस क्या होते हैं, ये चेंजेस सिग्नल है सेक्सुअल मैच्योरेशन का, ठीक है। यानी कि अब आप रिप्रोडक्टिव एज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये एक सिंबल होता है, ये एक साइन होता है, ठीक है। तो चलिए अब कॉमन चेंजेस जानते हैं, कौन कौन से ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि बॉयज और गर्ल्स में देखने को मिलते हैं। अब देखिए कॉमन से चेंजेस, जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो जो बॉय होते हैं या जो नॉर्मली किसी भी अगर हम बात करें तो जो हेयर की ग्रोथ है आर्मपिट्स में, जेनिटल एरिया में और थाइज में, या हम कह सकते हैं कि थिनर हेयर अपेयर ऑन लेग्स, आर्म एंड फेस, यहाँ पे हेयर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब हम रिप्रोडक्टिव एज की तरफ बढ़ रहे होते हैं, मीन्स कि कुछ चेंजेस बॉयज एंड गर्ल्स में देखने को हमें इस टाइम पे मिलते हैं। जैसे कि अब चलिए स्पेसिफिक चेंज पढ़ते हैं बॉयज एंड गर्ल्स में। बॉयज की अगर स्पेसिफिक चेंज की बात करें तो थिक फेशियल हेयर्स की ग्रोथ होने लगती है, मीन्स कि चेंजेस इन बॉयज, ठीक है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो थिक फेशियल
हेयर ग्रोथ, दूसरा वॉइस चेंज, वॉइस बीइंग टू क्रैक या वॉइस में चेंज आ जाता है, आता है ना, देखा होगा, आवाज हैवी हो जाती है, वॉइस चेंज। तीसरा जो जेनिटल एरिया है, जो फीमेल की जो जेनिटल एरिया है, वो जेनिटल एरिया बिकेम enlarged and erect। तो ये और सोल्जर्स जो होंगे वो चौड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। और एग्रेसिव नेचर बॉयज़ में ये देखा गया है कि जैसे ही वो प्यूबर्टी की एज में पहुंचते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर उस टाइम पे बॉयज़ शो करने लगते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हम कह सकते हैं, एग्रेसिव नेचर, गुस्सा दिखाना बहुत ज़्यादा, और फेशियल हेयर, दाढ़ी मूछ नॉर्मली हम कह सकते हैं उनका आना, और आवाज़ का हैवी हो जाना, जेनिटल जो पार्ट्स हैं या जेनेटिकल एरिया जो है वो इनलार्ज हो जाता है। तो और दूसरा गर्ल्स में ये कुछ चेंजेस थे बॉयज़ में, और गर्ल्स में जो चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, वो कौन से चेंजेस होते हैं? ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज, ब्रेस्ट साइज में चेंज आने लगता है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होने लगता है, बिगिन्स टू इंक्रीज। ठीक है, और सेकेंड वन, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना फीमेल में सबसे पहला साइन हम बोल सकते हैं कि अगर वो प्यूबर्टी की एज में पहुंच गई है, रिप्रोडक्टिव एज में पहुंच गई है, तो सबसे फर्स्ट साइन हम कह सकते हैं एक तो ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होना, और दूसरा स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने लगती है और वो हर मंथ फिर टाइम टू टाइम चलते रहती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी हमने जानना है, और साथ ही साथ जो वॉइस है वो बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाती है, बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, बॉडी का शेप, साइज, हाइट, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ग्रो करने लगती है, और फिर उसके बाद बाकी के चेंजेस, अब जितने भी ये चेंजेस हैं ये धीरे धीरे होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अचानक से ये चेंजेस हो रहे हैं, ये धीरे धीरे ये चेंजेस होते हैं, और जैसे मंथ में, ईयर में, ये सारे चेंजेस का कोई किसी मतलब कि कोई 2 महीने में चेंजेस आ रहे हैं, किसी में 1 साल में चेंजेस आ रहे हैं, तो ये इतना टाइम लेते हैं, इसीलिए तो 9 से 14-15 ईयर का टाइम बोला गया है ना। तो इसमें ये सब चेंजेस आते ही रहते हैं, अलग अलग टाइप के चेंजेस इसमें आते ही रहते हैं, और अलग अलग लोगों पे ये अलग अलग, किसी में 9 ईयर से स्टार्ट हो गया प्यूबर्टी वाला टाइम, और किसी में होता है कि 8 से स्टार्ट हो गया, किसी में 12 से हो रहा है, किसी में 13-14 में हो रहा है। तो अलग अलग एज ग्रुप, अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइमिंग होती है, ऐसा नहीं कि कोई एग्जैक्ट टाइमिंग आप नहीं बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हर एक पर्सन के का एक डिफरेंट पैटर्न होता है, हेयर ग्रोथ का, साइज का, जैसे कि ब्रेस्ट के साइज का हम बोल सकते हैं, तो सबका अलग अलग पैटर्न ये होता है। ठीक है, और जो एज होती है प्यूबर्टी की, जो एज होती है मेल में नॉर्मली 13 से 14 ईयर मानी जाती है, और फीमेल में 9 to 12 ईयर या 10 to 12 ईयर, 13 ईयर, 14 ईयर हम कह सकते हैं। तो अब जैसे ही मेन जो फंक्शन है ना, मतलब मेन जो हमने पढ़ना होता है वो ये कि जैसे ही प्यूबर्टी की एज में पहुंचते हैं तो मेल के जो हार्मोन रिलीज हुए हैं, मेल की बॉडी में जो ये चेंजेस आए हैं, तो उनमें मेन काम जो उनका होता है वो होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करना। अब मेल इतना कैपेबल हो गया है कि वो स्पर्म फॉर्मेशन कर सकता है, उसकी बॉडी स्पर्म का फॉर्मेशन कर सकती है, और वो फीमेल इतनी कैपेबल हो गई है जिसमें प्यूबर्टी आ गई है कि वो क्या कर सकती है, एग फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है उसकी बॉडी। यानी कि मेल की बॉडी मेल सेल, मेल सेक्स सेल, मेल गैमेट, जैसे कि हम स्पर्म कहते हैं, उसका फॉर्मेशन करने लगती है आफ्टर प्यूबर्टी, और फीमेल की बॉडी भी क्या करने लगती है, फीमेल सेल, फीमेल गैमेट विच इज नोन एज एग, एग का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो चलिए इसमें जानते हैं। अभी तो ये तो हमने बहुत इजी सा पढ़ा कि ठीक है प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी के टाइम पे बॉडी में चेंजेस आते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में चेंजेस आते हैं, भले आप मेल की बात करें या भले आप फीमेल की बात कर रहे हैं। तो जब भी अब देखिए हमने पढ़ा कि जब प्यूबर्टी आती है तो मेल की बॉडी में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्म। तो जो ये स्पर्म बनता होगा उसकी प्रोसेस को क्या कहते होंगे, स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है मेल की बॉडी में, जो स्पर्म बनने की प्रोसेस है उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस।
ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ sperm is known as स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म यानी कि मेल गैमेट, ठीक है। तो ये मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है मेल की बॉडी में, उसे क्या कह देते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता होगा, कितना टाइम लेता होगा मेल में स्पर्म के बनने के लिए, तो थोड़ा सा आपके कोर्स में बहुत ज़्यादा इसके बारे में है नहीं, थोड़ा थोड़ा है, तो हम थोड़ा सा मैं आपको इसको बता देती हूँ कि स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए ये प्रोसेस क्या करती है, मेल में 2 मंथ के आसपास का टाइम लेती है, ठीक है। मेल में जब भी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है 13 से 14 ईयर में, मतलब कि जब वो 13 से 14 साल का जब वो हो जाता है, तो उस टाइम पे स्पर्म बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। और ये स्पर्म बनने की प्रोसेस लेती है 1 या 2 महीने का टाइम लेती है और स्पर्म बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे को प्रेजेंट रहती है क्या, सबसे पहले देखिए बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा ये पढ़ना, कि सबसे पहले स्पर्म बनने की प्रोसेस में मेल की बॉडी में कुछ सेल्स होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्म मदर सेल, ठीक है। आपने बस टर्म याद रखना है, ठीक है। स्पर्म मदर सेल होती हैं जिसे हम बोल देते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में स्पर्मेटोगोनिया। इनको क्या कह दिया जाता है, स्पर्मेटोगोनिया। किसको, स्पर्म मदर सेल को, ठीक है। स्पर्म मदर सेल इनकी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, और बॉडी में कहाँ, टेस्टिस में प्रेजेंट रहते हैं। तो ब्रैकेट में लिख दिए कहाँ, टेस्टिस में। यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस में प्रेजेंट रहता है। टेस्टिस प्रेजेंट कंसिस्ट करता है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, टेस्टिस होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवा होता है, ओवरी होती है। तो ऐसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, टेस्टिस होता है। नॉर्मली अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमने पढ़ना है, उसमें हम अभी सिर्फ टेस्टिस की बात कर रहे हैं। टेस्टिस जो कि स्क्रोटम से घिरा हुआ रहता है, उसके बाद अदर भी पार्ट होते हैं। तो एक आप ये समझ लीजिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें टेस्टिस प्रेजेंट होता है, और इस टेस्टिस में कुछ सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, और उन सेल्स को हम क्या कह देते हैं, स्पर्म मदर सेल या स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले जो स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है ना, वो क्या करती है, माइटोसिस डिवीजन करती हैं, और ये स्पर्मेटोगोनिया सेल होती हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मीन्स नंबर हाफ होना। तो जैसे अगर 46 क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं, तो इनके पास क्या होंगी, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। हैप्लॉइड सेल होती है, जो स्पर्म मदर सेल्स होती हैं, ये क्या होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं, और ये धीरे धीरे क्या करने लगती है, डिवाइड होती है। डिवाइड होती है तो अपने नंबर को ये इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। फर्स्टली द स्पर्मेटोगोनिया सेल्स डज माइटोसिस डिवीजन एंड डिवाइड इनटू 2। तो ये क्या हो जाती है, 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाती है, ये डिवाइड होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो इस फेज को क्या कह दिया जाता है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड और मल्टीप्लाई एक ही होता है ना, तो इसे क्या कह दिया हमने, मल्टीप्लीकेशन फेज, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लीकेशन फेज हमने कह दिया। अब ये क्या करते हैं ना, अब जो ये सेल यहाँ पे बने, मल्टीप्लाई होने के बाद जो सेल यहाँ पे को बनते हैं, ये सेल क्या करते हैं, अब फिर से डिवाइड होना स्टार्ट करते हैं। मतलब कि मल्टीप्लाई होने के बाद अब ये क्या करते हैं, डिवाइड होना रोक देते हैं, और धीरे धीरे क्या करते हैं, ये यहाँ से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद मियोसिस सेकंड फेज आता है, और ये प्रोसेस चलते रहती है। तो चलिए पहले जानते हैं कि ये क्या करेगा। अब ये क्या करता है, डिवाइड तो करेगा मल्टीप्लिकेशन फेज में, और थोड़ा सा अपनी प्रोसेस को ये रोक देता है। कुछ सेल्स होते हैं इनमें कि जो ये अपनी प्रोसेस को रोक देते हैं, और यहाँ पे रोकने के बाद ये क्या करने लगते हैं, अपने आप को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने लगते हैं। यहाँ से साइटोप्लाज्म वगैरह को ये क्या करने लगते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स है उसे ये खाने लगते हैं और अपनी साइज को बढ़ाते हैं। नॉर्मली ये क्या होता है, इसका ग्रोथ फेज, मतलब जैसे ही स्पर्म मदर सेल से स्पर्म मदर सेल डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद अब ये डिवाइड नहीं करते हैं, जितने भी बन गए ठीक है, ये बन गए। अब ये इनका मेन टास्क होता है कि क्यों ना अपने साइज को बढ़ाया जाए, ये अपने साइज को बढ़ाते हैं बस, ठीक है। फर्स्ट में स्पर्म मदर सेल, जो स्पर्म मदर सेल थे वो डिवाइड हुए, डिवाइड होने के बाद इन्होंने अपने सेल के साइज को बढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे को इनको क्या कह देते हैं, जब इनका साइज बढ़ जाता है तो इन्हें कह दिया जाता है यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइज। मीन्स कि पहले इतने थे तो अब इन्होंने अपना साइज बढ़ा दिया, इतना कर दिया, ठीक है। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटो, अब ये किसका, इनको अब क्या कह देंगे, प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट्स। किसे कह दिया? अब यही स्पर्म मदर सेल ये चेंज होते होते प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स तक पहुंच गए हैं और इस फेज को हमने क्या कह दिया? ग्रोथ फेज। अभी हम चार्ट बना के इसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने कह दिया ग्रोथ फेज। अब ये क्या करते हैं? मियोसिस और माइटोसिस, हमने प्रोसेस के बारे में जाना था ना, मियोसिस और माइटोसिस की हमने बात करी थी। तो माइटोसिस में यहाँ पे होता क्या है कि जब माइटोसिस डिवीजन था, यहाँ तो इसने माइटोसिस किया और अपने नंबर को बढ़ाया और बढ़ाते गए 2n इन्होंने अपने नंबर को करा, ठीक है। 2n जब ये डिवाइड हुए तब भी 2n के फॉर्म में, जब ये डिवाइड हुए तब भी ये 2n के फॉर्म में, ऐसे ही ये डिवाइड हुए। लेकिन उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कंडीशन आती है, इसके बाद क्योंकि अब इन्होंने नंबर को तो बढ़ाना है नहीं, जितना इन्होंने नंबर बढ़ाना था, जितना साइज बढ़ाना था उतना बढ़ा दिया, लेकिन डिवाइड होने की जरूरत है। तो अब क्या करते हैं? ये मियोसिस डिवीजन करते हैं। और मियोसिस दो टाइप का होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। ये आपको पढ़ना है नहीं, बस ये समझ लिए कि ये मियोसिस डिवीजन को करते हैं, मियोसिस सेकंड। अब जब ये मियोसिस सेकंड करते हैं तो यहाँ पे जो नए सेल्स इसके बनते हैं, नए सेल बनते हैं, तो इसे, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थे ना, इसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कह दिया जाता है, ठीक है, या स्पर्मेटिड्स भी हम कह देते हैं। तो अब ये क्या बना देते हैं? सेकंड स्पर्मेटोसाइट्स बना देते हैं और ये आगे जाके किसका फॉर्मेशन करते हैं? स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और वो स्पर्मेटिड्स फिर क्या करते हैं? आगे मेटामॉर्फोस होते हैं, मेटामॉर्फोसिस करते हैं और चेंज हो जाते हैं किसमें? स्पर्म में, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ, उस चार्ट से मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ये है क्या? स्पर्म फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं, कैसे ह्यूमन बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। देखो क्रोमोसोम, अब ह्यूमन की बॉडी है, क्रोमोसोम तो 46 क्रोमोसोम उसके पास है ही है, ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं ये डिवाइड करती है, माइटोसिस डिवीजन इन्होंने किया, देखो बहुत सारे नंबर में बढ़ा दिया ना, 46 इन्होंने कर दिया, 46 क्रोमोसोम्स इन्होंने बनाए। तो अब क्या होता है? ये धीरे धीरे डिवाइड होती है। ये कौन सी सेल्स है? स्पर्मेटोगोनिया। आई थिंक मैंने पहले आपको हैप्लॉइड बोला ना, तो हैप्लॉइड नहीं, ये 46 क्रोमोसोम्स के साथ ये होती हैं और इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज बोला जाता है। फेज मल्टीप्लिकेशन फेज, सेल्स स्पर्मेटोगोनिया सेल्स और स्पर्म मदर सेल्स हमने इसे बोल दिया। तो इन मदर सेल्स मीन जैसे जो फीमेल होती है वही तो प्रोड्यूस करती है ना ज्यादा नंबर को, तो इसीलिए इन्हें क्या कह दिया? स्पर्म मदर सेल। तो ये क्या करते हैं? लगातार एक सेल डिवीजन करते हैं, उस सेल डिवीजन को माइटोसिस कहते हैं, लगातार माइटोसिस डिवीजन करते हैं और माइटोसिस डिवीजन का रिजल्ट ये है कि इनका नंबर बढ़ जाता है। अब जब इनका नंबर बढ़ता है तो अब ठीक है, ये थोड़े टाइम के लिए अब ये अपने नंबर को बढ़ाना बंद कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि यही आगे जाके काम कर रहा है, ये भी आगे जाके बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ 1 के लिए पढ़ रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया कि जितना अगर से 100 200 कितने भी अगर बन रहे थे तो उतने बना दिए और इन्होंने कहा कि बस अब अभी के लिए इस प्रोसेस को हम रोक रहे हैं, डिवाइड करने वाली प्रोसेस को। उन्होंने कहा कि अब हम इसमें डिवीजन नहीं करते हैं। तो इन्होंने क्या करते हैं, यहाँ पे को ये अपने साइज को बढ़ाने लगते हैं, अपने आसपास से न्यूट्रिएंट्स लेने लगते हैं, इनके आसपास जो साइटोप्लाज्म है वहां से ये न्यूट्रिएंट्स लेने लगते हैं और साइज को अपने ये ग्रो कर देते हैं। अब जब ये साइज को अपने ग्रो करते हैं तो इस फेज को क्या कह दिया जाता है? ग्रोथ हो रही है ना उनकी बॉडी में, तो इसे ग्रोथ फेज कह दिया। तो ग्रोथ फेज में जब ये एंटर करते हैं तो इन्हें कह दिया जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। जब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स वाली पोजीशन में पहुंचते हैं तो यहां से दूसरा डिवीजन होता है मियोसिस। आप सिंपल मियोसिस समझिए, मियोसिस डिवीजन इसमें होता है और मियोसिस डिवीजन का रिजल्ट ये है कि ये 46 क्रोमोसोम जो थे ना, ये 2 पार्ट में, 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये 23, ठीक है। यही 23, अब देखिए अभी बताती हूँ मैं आपको। पहले 46 थे, 46 से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो थे ये डिवाइड हुए, मियोसिस डिवीजन किया। मियोसिस डिवीजन कौन सा डिवीजन होता है? जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, हो गए ना हाफ। 46 क्रोमोसोम से एक 23, दूसरा 23, यानी कि 2 सेल में ये डिवाइड हो गए क्रोमोसोम। और ऐसा नहीं कि ये 46 से 23 हो गया तो आधा ही कंटेंट गया इसमें, सारा का सारा जितने के टोटल कैरेक्टर इसमें जाएंगे जितने इसमें थे, ऐसे ही टोटल कैरेक्टर इसमें जाएंगे जितने इसमें थे, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, इसका नाम अब क्या हो गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से इसका नेम हो जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स,
ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स इसका नाम हो जाता है। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स दोबारा से मियोसिस डिवीजन करते हैं और ये फॉर्मेशन कर देते हैं सिंपल स्पर्मेटिड्स का, और ये स्पर्मेटिड्स मेटामॉर्फोसिस करते हैं, फिर से कोई डिवीजन करते हैं, फिर से कुछ एक्टिविटी इनमें होती है और ये बना देते हैं किसका, ये किसको बना देते हैं, स्पर्म्स को बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे को ये फॉर्मेशन कर देते हैं स्पर्म का। तो है ना इंटरेस्टिंग, है ना। तो कैसे स्पर्म सेल का फॉर्मेशन। अब देखिए, जब हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें आधे कैरेक्टर मेल के जाते हैं, आधे कैरेक्टर फीमेल के जाते हैं, यानी कि 23 क्रोमोसोम मेल बॉडी से जाते हैं, 23 क्रोमोसोम फीमेल बॉडी से जाते हैं। तो ऐसे ही तो जाते होंगे ना। ये स्पर्म 23 क्रोमोसोम के साथ कैसे बनता है, पहले तो ऊपर 46 के साथ था। देखो, जब 46 से इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्टेज में पहुंचा, इसमें पहले देखो फर्स्ट स्टेप में माइटोसिस हुआ, इसने नंबर बढ़ाया, इसने क्रोमोसोम्स पे ध्यान नहीं दिया, इसने नंबर्स पे ध्यान दिया, नंबर बढ़ा, साइज बढ़ा, तो इसने क्या कर दिया, जल्दी से खुद को डिवाइड कर दिया और 23 क्रोमोसोम्स में डिवाइड किया। अब यही पैटर्न आगे चला, पहला मियोसिस डिवीजन, सेकंड मियोसिस डिवीजन, और उसके बाद सेकंड मियोसिस डिवीजन के होते ही स्पर्मियोजेनेसिस एक प्रोसेस आती है। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या हो जाता है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बन जाते हैं और 23 क्रोमोसोम्स के साथ अब जब भी ये फीमेल बॉडी में ट्रेवल करेंगे तो इन्हीं 23 क्रोमोसोम्स के साथ जाएंगे, और फीमेल की बॉडी से भी ऐसे ही 23 क्रोमोसोम वाले एग आएंगे, और वो जो नया बच्चा जो बनेगा वो क्या हो जाएगा 46 क्रोमोसोम्स के साथ, क्योंकि 23 क्रोमोसोम्स उसे मदर से मिलेंगे, 23 क्रोमोसोम्स से फादर से मिलेंगे। तो आई होप आपको ये चार्ट समझ में आया होगा। तो आपको इसको बनाना भी है, तो आपने क्या करना है, ये देखिए, आप चाहें तो जब मैं वीडियो बता रही हूँ तो उस टाइम पे नोट कर लीजिए, जब मैं दिखा रही हूँ आपको तो आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, उसके बाद इस चार्ट को बनाइए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। फोर्टी 46 क्रोमोसोम आप कुछ इस तरीके से टाइप्स ऑफ डिवीजन एक साइड डालिए, टाइप्स ऑफ जर्म सेल्स, फिर उसके बाद 46 क्रोमोसोम है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल भी इन्हें कहा जाता है, या स्पर्मेटोगोनिया सेल आप इन्हें बोलिए। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स डिवाइड होती हैं, माइटोसिस डिवीजन करती हैं, और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोसिस फर्स्ट डिवीजन किया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर से डिवाइड हुई, ये स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो गई, और स्पर्मेटिड्स से स्पर्मियोजेनेसिस हुआ और आप बाद में स्पर्म में ये कन्वर्ट हो गई। यहाँ से फॉर्मेशन हो गया स्पर्म सेल का, यानी कि मेल की बॉडी में प्यूबर्टी के टाइम पे जो सेल बनते हैं उन्हें स्पर्म सेल कहा जाता है, जो कि आगे जाके यही जो स्पर्म सेल होते हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, यानी कि नए ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। यही आगे जाके फीमेल की बॉडी में प्रेजेंट, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो प्रेजेंट ओवा है उससे जाके यूनाइट होते हैं, उससे जाके कंबाइंड होते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, फर्टिलाइजेशन। आगे जाके फिर जायगोट का फॉर्मेशन होगा और जायगोट आगे जाके एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है या बन जाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में। पहले हमने फ्लावर में पढ़ा, फ्लावर में हमने एक पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट किया, उसके बाद हमने सीड्स के पार्ट पढ़े, हमने एक मेन चीज पढ़ी कि जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो सीड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमने प्यूबर्टी पढ़ी। प्यूबर्टी एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे को मेल ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल की बॉडी में जो चेंजेज आते हैं 9 से 14 या 15 साल की एज के बीच में, उसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। और इस टाइम पे मेल की बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, हेयर ग्रोथ होना या आवाज़ का हैवी होना और जेनिटल एरिया का इनलार्ज होना। ऐसे ही फीमेल बॉडी में ब्रेस्ट साइज का इनलार्जमेंट होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना, वॉइस का सॉफ्ट हो जाना। तो ये कुछ कैरेक्टर देखे हमने। और उसके बाद हमने पढ़ा कि जब भी हम बात करते हैं प्यूबर्टी की, जब भी हम बात करते हैं चेंजेस की, तो उस टाइम पे जो चेंजेज है, हार्मोन्स जब एक्टिव हो जाते हैं उस टाइम पे नॉर्मली हार्मोन प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं, हार्मोन एक्टिव होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन हार्मोन्स के एक्टिव होने का रीज़न ये होता है कि उन्होंने आगे जाके एक रिप्रोडक्टिव सेल को बनाना है। नहीं तो ऐसे ही रहते हैं, जरूरत ही नहीं थी, क्या जरूरत थी प्यूबर्टी की, क्या जरूरत थी हार्मोन्स की ना, लेकिन जरूरत है स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए। स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए स्पर्म और एग का बनना जरूरी है, उनका फर्टिलाइज होना जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए वो हार्मोन रिलीज होते हैं, हार्मोन रिलीज हुए और स्पर्म सेल का फॉर्मेशन हुआ, और उस स्पर्म सेल को, स्पर्म को हम मेल गैमेट
सेल भी के नाम से जानते हैं। और हमने पढ़ा कि जो स्पर्म सेल है वो सिर्फ 2 महीने का टाइम लेता है स्पर्म को बनाने के लिए। प्यूबर्टी के टाइम पे सिर्फ 2 महीने का टाइम लगता है और जो कि टेस्टिस में बनते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि ह्यूमन टेस्टिस में, ह्यूमन मेल टेस्टिस में कुछ सेल्स होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल प्रेजेंट रहती हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया सेल डिवाइड होती है, माइटोसिस डिवीजन करती है। माइटोसिस डिवीजन में नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन करती है और माइटोसिस डिवीजन करते करते ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपना नंबर इंक्रीज कर लेती है। अब जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में नंबर हो जाता है या बहुत ज़्यादा ये सेल्स अपने बहुत ज़्यादा स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल बन जाती हैं, तो अब इनको जरूरत पड़ती है कि नहीं, अब नहीं डिवाइड होना है, अब क्या करना है, अब अपने साइज को इंक्रीज करना है। अब साइज को तो ये इंक्रीज कर रहे हैं, जितनों का साइज इंक्रीज हो गया ठीक है, जितनों का नहीं हुआ वो उसी को फीड अप कर लेते हैं, उन्हीं में प्रेजेंट जो साइटोप्लाज्म होता है उसे खा लेते हैं और अपना साइज इंक्रीज कर लेते हैं। तो इस फेज को हम क्या कह देते हैं, ग्रोथ फेज। और इस ग्रोथ फेज में, ग्रोथ फेज के बाद जो आता है, जो बनता है, साइज इंक्रीज होने के बाद जो नया सेल बनता है उसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कह देते हैं। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पहले मियोसिस फर्स्ट डिवीजन करते हैं, मियोसिस डिवीजन करते हैं। मियोसिस डिवीजन मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम का हाफ हो जाना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हुए, लेकिन जितना कंटेंट, अगर इसमें 100% साइटोप्लाज्म इसमें था तो इसमें भी 100% साइटोप्लाज्म, इसमें भी 100%, 50-50 नहीं होगा। ठीक है, तो 23 क्रोमोसोम्स इसमें 23 के साथ ये आ जाता है। इसे प्राइमरी कहा था तो इसे सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स हम कह देते हैं। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स फिर से मियोसिस डिवीजन करते हैं और स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करते हैं और धीरे धीरे ये स्पर्मेटिड्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये स्पर्म कैपेबल हैं अब फीमेल की बॉडी में एंटर करने के लिए। वहाँ उसके एग को फीमेल की बॉडी में प्रेजेंट जो ओवा है उसे फर्टिलाइज करने के लिए ये रेडी है। ठीक है, तो आज हमने इतना पढ़ा। हमारे नेक्स्ट सेक्शन में हम oogenesis यानी कि एग फॉर्मेशन कैसे होता है फीमेल बॉडी में वो जानेंगे और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़िए, रिवाइज कीजिए, अगर समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। हैव ए नाइस डे।